हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2013 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो नेट के एग्जाम में पूछे गए थे। हमने स्टार्ट किया हुआ है एक सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करना है हमारा, उसमें मेन मकसद। ठीक है, तो हमने 2012 से आगे उठाए। ठीक है, 2012 के जो भी क्वेश्चंस थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप एक बार उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये एक सही तरीका रहेगा प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, इनको स्टडी करने का। मैं एक एक यूनिट वाइज करके इनको सारे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठाया, ठीक है, तो हमने 2012 के जितने भी जो भी एग्जाम हुए जून और दिसंबर 2012 के, ठीक है, उस टाइम जैसे देखिए आपको पता है कि उस टाइम दो पेपर होते थे पॉलिटिकल साइंस के, एक सेकंड और एक थर्ड। तो हमने 2012 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया हुआ है। अब 2013 पे हम आते हैं कि 2013 में नेट के पेपर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खत्म होता है उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे। ठीक है, उनके प्रीवियस डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ हम तैयारियों में अपने और चीज़ें हमने ऐड की है, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हमने विचारधाराओं पे बात की है, कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार उनको भी ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम फाइनली आते हैं इस टॉपिक पे कि जो 2013 में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और यहाँ से आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। आप यूँ सोच के चलिए कि लगभग 25 से 30% आपकी तैयारी प्रीवियस क्वेश्चन से ही होंगी। तो आपने 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए नेट के, ठीक है, उन सब के आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है देख लेने हैं। ठीक है, तो सबसे भी जो पहला क्वेश्चन था वो था इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट्स को लेकर था कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डिस्प्यूट है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। ठीक है, तो वो दोहाग्राम डिस्प्यूट था। ठीक है, ये क्योंकि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद है। ठीक है, बाकी सियाचिन डिस्प्यूट है, सर क्रीक डिस्प्यूट है, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है इन मुद्दों को लेकर जो है डिस्प्यूट है। ठीक है, इन क्षेत्रों में को लेकर जो है डिस्प्यूट है। बाकी जो दोहाग्राम डिस्प्यूट है ये इंडिया और बांग्लादेश का था। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैच करने के लिए आया था। देखिए, क्योंकि इसमें जो है कुछ स्टेट्स और उन स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, स्टेट हमारे देश वाले स्टेट नहीं, जैसे हिमाचल पंजाब ये वाले नहीं। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो है स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट में कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ रहती हैं या कौन कौन से लोग वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में रहते हैं। देखिए, म्यांमार में मैच करने के लिए था, मैंने डायरेक्ट दिया। ठीक है, म्यांमार में रोहिंग्याज हैं। ठीक है, रोहिंग्या आपको पता है कि एक रोहिंग्या का इशू भी हुआ था। ठीक है, मलेशिया में जो तमिल्स हैं माइनॉरिटीज़ में, इंडोनेशिया में हिंदू माइनॉरिटी में, और लाओस में वियतनामी माइनॉरिटी में है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। ठीक है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है इसी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राच विहार का जो मुद्दा है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो है किस मुद्दे को लेकर जो विवाद हुआ है। ठीक है, तो वो है प्राच विहार मंदिर। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने एक जिक्र किया है नागोर्नो कराबाख। ये जो मुद्दा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि नागोर्नो कराबाख जो है मुद्दा वो किन देशों के बीच में है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो नागोर्नो कराबाख आपने बताना है कमेंट बॉक्स करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि किसने कि विवाद जो है किन देशों के बीच में है। बाकी हम बात करें अभी प्राच विहार की। तो देखिए, प्राच विहार का मुद्दा किसके बीच में, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में प्राच विहार मंदिर का मुद्दा है। ठीक है, ये मंदिर जो है कंबोडिया के खमेर शासकों के द्वारा, किसके द्वारा, कंबोडिया के खमेर शासकों के द्वारा 11वीं शताब्दी में हिंदू देवता शिव जी के सम्मान में बनाया गया था। ठीक है, प्लस दोनों देशों की सीमाओं पर फैली पहाड़ी पर है। ये मंदिर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दोनों देशों पे, कंबोडिया और थाईलैंड की सीमाओं के साथ लगी जो पहाड़ियाँ हैं, ये मंदिर कहीं ना कहीं उन्हीं पहाड़ियों पे जो है स्थित है। ठीक है, और 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को जो है विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। तब से जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में एक विवाद छिड़ गया इस मंदिर को लेकर। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, ICJ की बात करें, तो इन्होंने ये रूल किया है कि टेम्पल इज़ इन कंबोडिया। उन्होंने मतलब
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये माना है, ये स्वीकार किया कि जो टेम्पल है वो कंबोडिया के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इस मंदिर को लेकर भी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में विवाद है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो दूसरे देशों के साथ भी हैं, दूसरे देशों के बीच में भी हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा विवाद किस देश के साथ चल रहा है, ठीक है। या तो दूसरे ही देशों के बारे में, दूसरे देशों के विवादों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे देशों के बीच में किस चीज़ को लेकर विवाद है, ठीक है। तो इस तरीके से नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाली कार्यवाही में, ठीक है, भारतीय सैन्य टुकड़ियों, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिस कर्मियों के रूप में कहाँ पे सेवारत थे, ठीक है। मीन्स कि भारत ने जो है, भारत की जो सैन्य टुकड़ियां हैं, जो सैन्य पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मी हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपनी सेवाएं दी थी संयुक्त राष्ट्र संगठन के शांति बहाल कार्यवाही में, ठीक है। तो वो कहाँ पे वो कार्यरत थे या सेवारत थे, किस जगह पे उन्होंने जो है अपना ये रोल निभाया था या अपनी अपनी सेवाएं दी थी, ठीक है। तो वो था अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी सहारा, वोरिनिया और हर्जेगोविना, ठीक है। वोरिनिया तथा हर्जेगोविना और पश्चिमी सहारा, इन 3 जगहों पे अफ्रीकन महाद्वीप के, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप के इन 3 जगहों पे जो है भारतीय सैन्य टुकड़ियों, सैन्य पर्यवेक्षक और सिविल पुलिस कर्मियों ने जो है वहाँ पे अपनी सेवाएं दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि यूएनओ ने वहाँ पे एक पीस, कहीं ना कहीं शांति बहाली की एक कार्यवाही चलाई थी, ठीक है। और पैन ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन किसने चलाया था? इस ऑपरेशन का गठन किया किसने किया था? ये कोफी अन्ना ने किया था। कोफी अन्ना कौन थे? यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो है मुख्य सचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे ये कोफी अन्ना। उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? किस ऑपरेशन का गठन किया था? पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की स्थापना किसने की? तो कोफी अन्ना ने की। या मान लीजिए ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जनरल सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन का? कोफी अन्ना का नाम आ गया उसमें, तो कोफी अन्ना भी होंगे, बाकी और लोगों के नाम होंगे तो वो लोग भी होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रहा है और क्या उसका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन, अभी हमने जस्ट बात की उसके बारे में, ठीक है। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन किसने किया था? ये सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्ना ने किया था, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, कोफी अन्ना, इन्होंने जो पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं शांति बहाली की बात की है, ठीक है, इसका इन्होंने गठन किया, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था? ठीक है, नाम पूछा गया, रिपोर्ट का नाम पूछा गया, देखिए ब्राहिमी रिपोर्ट, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट थी ये? ब्राहिमी रिपोर्ट, ठीक है। यूएनओ के पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन के तहत, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन के तहत विभिन्न देशों की सैन्य टुकड़ियां अफ्रीका के अशांत क्षेत्रों में सैन्य पर्यवेक्षक तथा पुलिस कर्मी के रूप में सेवारत थी। तो अभी हमने जस्ट बात की कि भारत की जो सैन्य टुकड़ियाँ कहाँ पे कार्यरत थी जब ये ऑपरेशन चला गया था। तो वो जो भारत की जो सैन्य टुकड़ियाँ थी वो थी अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, बोस्निया और हर्जेगोविना, ठीक है। इन 3 क्षेत्रों में जो भारत की सैन्य टुकड़ियां यहाँ पे शांति बहाली की कार्यवाही में भाग लेने गई हुई थी, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के तहत जो है कई सारे देशों की सैन्य टुकड़ियां जो है अफ्रीका के अशांत क्षेत्रों में सैन्य पर्यवेक्षक तथा पुलिस कर्मियों के रूप में जो है सेवारत थी। किस बात के लिए? शांति बहाली के लिए, ठीक है। और इस ऑपरेशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का नाम क्या था? ब्राहिमी रिपोर्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोटेशन के माध्यम से आपको ये समझना था कि ये कोटेशन किस विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। कोटेशन है कि आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है, ठीक है, जिसको एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया माना गया है। और ये भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ना, ये सिर्फ अल्पसंख्यक या अति छोटे वर्ग को ही लाभान्वित करता है। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इससे किसको फ़ायदा मिलता है? सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा मिलता है। और वो गिने चुने लोग कौन होते हैं? वो कैपिटलिस्ट, जैसे हमने मार्क्सवाद में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे इस इस कोटेशन से आपको पता चल रहा होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट करा, ठीक है। एक तो मार्क्सवाद था, ठीक है, लेकिन इसका संबंध किससे है? न्यू मार्क्सवाद से, न्यू मार्क्सिज्म से, ठीक है, नव मार्क्सवाद से, ठीक है। नव मार्क्सवाद क्या है? देखिए, मार्क्सवाद की
बुनियादी मान्यताओं के आधार पर जो नव मार्क्सवाद है ये क्या करता है, समकालीन विश्व की जटिल परिस्थितियों की समीक्षा करता है। मतलब आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में या ये तो 21st है, ठीक है, लेकिन 20th सेंचुरी की जो भी जटिल समस्याएं थी, जटिल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को जो है कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म के नज़रिए से देखा जाता था। ठीक है, मार्क्सवाद की जो मान्यताएं थी उन्हीं मान्यताओं के आधार पर उन प्रॉब्लम्स को देखा जाता था, उनको एनालाइज किया जाता था, ठीक है, उनकी समीक्षा की जाती थी। ठीक है, इसी को कहीं ना कहीं नव मार्क्सवाद कहा गया। अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नव मार्क्सवाद से जो जुड़े सारे लोग हैं, ठीक है, आपने कुछ भी निमोनिक्स लगा लो, कुछ भी ट्रिक लगा लो, लेकिन ये सारे लोग आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि कौन से थिंकर जो है नव मार्क्सवाद या मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो न्यू मार्क्सिज्म, आप ये याद रखना, एक क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, एक टर्म आएगी क्रिटिकल थ्योरी, वो भी कहीं ना कहीं नव मार्क्सवाद से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी, और ये सारे थिंकर्स भी क्रिटिकल थ्योरी से भी जुड़े हुए हैं और न्यू मार्क्सिज्म से भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन है देखो, थियोडोर एडोर्नो, ठीक है, थियोडोर एडोर्नो हो गए, हर्बर्ट मार्क्यूज हो गए, मैक्स हरखाइमर हो गए, यूर्गन हैबरमास हो गए, लुई अल्थुजर हो गए, एरिक फ्रॉम और जियों पॉल सार्त्रे। ठीक है, ये सारे थिंकर्स आपको जो है याद करने पड़ेंगे क्योंकि थिंकर्स को पूछा जाता है कि कौन से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कौन से थिंकर्स जो है इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं या इस विचारधारा से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो सकती हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट है ये है क्वासी स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि व्हाट इज़ क्वासी स्टेट या अर्धराज्य क्या होता है। तो एक ऐसा राज्य जो क्षेत्र अधिकार परक राजत्व से तो संपन्न है, ठीक है, मतलब ज्यूरिडिकल स्टेटहुड तो है वहाँ पे, ठीक है, परंतु अनुभव परक, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से अनुभव परक राजत्व से वो अत्यधिक विपन्न है। मीन्स क्षेत्राधिकार परक राजस्व से संपन्न है लेकिन अनुभव परक राजस्व से अत्यधिक विपन्न है। ठीक है, उसका जो ज्यूरिडिकल स्टेटहुड उस राज्य को है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, देखिए, आ स्टेट दैट पोजेस ज्यूरिडिकल स्टेटहुड बट सेवरली डेफिशिएंट इन एम्पिरिकल स्टेटहुड। देखिए वही बात की जा रही है कि अनुभव, ठीक है, अनुभव नहीं है अभी तक उस राज्य को। ऐसे राज्य में क्या होता है, शासक ही सर्वो सर्वा होता है। ठीक है, शासक ही वहाँ पे सर्वो सर्वा होता है लेकिन जो प्रशासन व्यवस्था है, ठीक है, वो विकसित नहीं होती ऐसे राज्य में जो अर्धराज्य होते हैं। ठीक है, अर्धराज्य में क्षेत्र संपन्न होता है क्योंकि ऐसे राज्यों की स्थापना जो जल्दी हुई होती है, ठीक है, बस एक अनुभव नहीं होने के कारण पूर्ण राज्य नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई राज्य होते हैं जो जल्दी, जिनकी स्थापना तो हो जाती है लेकिन एक अनुभव न होने के कारण उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको अर्ध राज्य के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था। देखिए इसमें हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैच करने के लिए पूछे गए थे, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे वो किसी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एक मैच करने के लिए जो आपकी जो थिंक टैंक होती है ना, देखिए थिंक टैंक क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक्सपर्ट लोगों का एक ग्रुप होता है जो कहीं ना कहीं किसी भी देश को जो एडवाइस करता है उसकी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी के जो थिंक टैंक और कंट्रीज़ की, किस कंट्री में जो है फॉरेन पॉलिसी का जो थिंक टैंक है, विदेश नीति के लिए जो एक उनका जो थिंक टैंक होता है वो क्या कहलाता है, किस कंट्री में क्या कहलाता है वो थिंक टैंक। ठीक है, तो देखिए फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ये थिंक टैंक कहाँ का है, ये टर्की का है। ठीक है, मैच करना होता है, मैंने डायरेक्ट इसका सीधे आंसर सामने लिख दिया हुआ है, आपको पता रखना होगा। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ये टर्की का है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये हमारे प्यारे भारत का जो थिंक टैंक है फॉरेन पॉलिसी का, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। फिर कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस यूएसए का थिंक टैंक है। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ठीक है, देखिए जैसे इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये हमारे इंडिया का है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ये हमारा यूके का, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का ये थिंक टैंक है। तो इस तरह से ये मैच करने के लिए था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ताकि हो सकता है आपके एग्जाम में काम आए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए वही बात आ गई मैच करने के लिए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो देखिए इसी साल में जो एक क्वेश्चन आया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मैच करना था और किस कंट्री में जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिट्टे बोलते हैं इनको, जैसे LTTE। ठीक है, देखिए द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, कि श्रीलंका का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, श्रीलंका की। ठीक है, अब इसमें और ज़्यादा डिटेल बहुत सारी है, लेकिन अभी हम क्या क्या है ना, हम इसको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और ये जस्ट एक एनालिसिस करेंगे हम कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि आप सिर्फ इतना याद रखिए अभी कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस देश में है। ठीक है, और क्या इनके पीछे की कहानी, क्या हिस्ट्री है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सारी मैं इन ऑर्गेनाइजेशन पे ज़रूर लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है आपने। ठीक है, तो उस वे से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो LTTE जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये श्रीलंका की है। जो हिजबुल्ला है, ठीक है, हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन जो है ईरान की है। बाको हरम ये नाइजीरिया की है और शाइनिंग पाथ पेरू की। ठीक है, शाइनिंग पाथ पेरू की और बाको हरम नाइजीरिया, हिजबुल्ला ईरान और LTTE द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम ये श्रीलंका की। तो इस तरह से आपने ये याद करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था। देखिए हमने ट्रू स्टेटमेंट्स निकालनी थी कि ये 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट्स है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी जो स्टडी है, ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो कैसी है। ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है, तभी आप जो किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स जो है आप डिसाइड कर पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें क्या कहिए कि जो सुरक्षा संबंधी दुविधा है, ठीक है, सुरक्षा संबंधी दुविधा जो राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है। ठीक है, आपका जो एक डायलेमा, ठीक है, सिक्योरिटी डायलेमा की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सुरक्षा संबंधी दुविधा जो है राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। और दूसरी कि हथियारों की होड़, ठीक है, राज्यों की असुरक्षा को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जितने जो है राज्य जो है हथियारों के पीछे दौड़ेंगे तो दूसरे राज्यों को कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस होगी। ठीक है, तो अगर एक देश जो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मामेंट फैला रहा है, ठीक है, शस्त्रीकरण को जो है बढ़ावा दे रहा है, तो दूसरे देशों को उससे इनसिक्योरिटी होती है। ठीक है, इसीलिए उन दूसरे देशों को भी ना चाहते हुए भी उनको भी कहीं ना कहीं आर्मामेंट की तरफ बढ़ना पड़ता है, शस्त्रीकरण की तरफ बढ़ना पड़ता है, हथियारों का प्रोडक्शन उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगर हथियारों की होड़ लग जाए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है। ठीक है, कि इनका मानना है कि अगर अस्त्र और शस्त्र को नियंत्रित किया जाए तो ये एक समाधान है, तो ये गलत बात है। और स्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को निश्चित करता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्थायी सैन्य बल जो सबकी सुरक्षा को निश्चित नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखना था। तो पहली जो 2 है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स है और 3 और 4 अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, जिस तरह से ऑप्शन थे उसमें 3rd और 4th जो गलत आ रही है और 1st एंड 2nd जो है बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, आपने बाकी इसमें देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में ना हमने एक लेक्चर डिलीवर किया था, उसमें ये जिक्र हुआ था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, जो एसपी हंटिंगटन की बुक है और आपने बताना कि ये बुक कब लिखी गई है। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, नवीन विश्व व्यवस्था बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आया है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन दोनों में जो है उत्तर शीत युद्ध काल में, उत्तर मीन्स पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। मीन्स इन किताबों में कहीं ना कहीं एक भविष्यवाणी की गई है कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या बदलाव आएगा। तो वो किस चीज़ की बात की गई थी, वो थी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, कि राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म की ओर बदलाव होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जब फ्रांसिस फुकुयामा ने जो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में जब उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि अब जो है किसी भी तरीके का कोई क्लैश नहीं बचा है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल मतभेद कोई नहीं बचा है और एक लिबरल डेमोक्रेसी की जो है एक संपूर्ण विश्व में जो है विजय हो चुकी है। ठीक है, तो उस वक्त क्लैश जो एसपी हंटिंगटन थे, ठीक है, उन्होंने उस बुक के बदले में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि अब भी भेद नहीं होगा या मीन्स अब मतभेद नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि मतभेद होगा, अभी भी क्लैश होगा, लेकिन किस में होगा? अब ये सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के बीच में होगा, कल्चर के बीच में होगा, धर्म को लेकर जो है क्लैश होगा। ये भविष्यवाणी की थी और कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई है आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसका आंसर की किस चीज़ से बदलाव की बात की गई है। दूसरा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक किसने लिखी और द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बुक किसने लिखी है। ठीक है, तो ये एस पी हंटिंगटन की बुक्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक आपके पास असर्शन दी जाती है, ठीक है, एक तर्क दिया जाता है और उसको एक रीज़न दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आधारित होता है कि आपको कितनी उस चीज़ की क्लैरिटी है। ठीक है, आप क्या उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी अपनी रीजनिंग पे डिपेंड है, तभी आप इसका राइट आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, वो क्या करती है कि युद्ध के महत्व को और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। क्या ये सही है या गलत है? अब रीज़न देखिए इसका कि युद्ध अब तक युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, ये धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। ठीक है, जो युद्ध है ना, इसको बोलते हैं कि भाई अभी मात्र ये एक ताकत को दिखाने की प्रतियोगिता नहीं है, ये ताकत को दिखाने की प्रतियोगिता मात्र नहीं रह गई है, बल्कि ये धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन चुका है कि आपको एक धीरज भी धारण करना पड़ेगा और आपको जोखिम भी लेना पड़ेगा, ऐसी भी प्रतियोगिता ये बन चुका है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है ये युद्ध के महत्व को और युद्ध के खतरों को भी बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन देखिए ए में अलग बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन बी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। बात युद्ध की ही की जा रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट ए है वो दूसरे से कहीं भी रिलेट नहीं कर पा रही है, इसलिए दोनों सही हैं। और आप क्या कह सकते हो कि स्टेटमेंट बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, या अगर ऐसा होता कि भाई ये कि आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व को और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और यहाँ पे युद्ध की किसी और तरीके की बात हो रही है कि अब युद्ध मात्र ताकत की प्रतियोगिता नहीं रह गया, बल्कि धीरज धारण करना और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन चुका है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में ये चीज़ देखनी है कि क्या जो पहले वाला जो दिया है, असर्शन जो दी है, क्या इसका लिंक दूसरी वाली से है या नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी वाली स्टेटमेंट से इसका लिंक है तब आप ये समझ लेना कि बिल्कुल जो ए है, ए और एंड आर दोनों राइट हैं और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तब ऐसा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वोल्ट्स ने तर्क का आधार किससे ग्रहण किया था। ठीक है, यहाँ पे मल्टी पोलैरिटी सिस्टम और बाइपोलैरिटी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, कि इन दोनों की तुलना में स्थायित्व से संबंधित केनेथ वोल्ट्स ने तर्क का आधार किससे ग्रहण किया था। तो ये जॉन मर्शाइमर से ग्रहण किया था। ठीक है, केनेथ वोल्ट्स ने जॉन मर्शाइमर से ये तर्क का आधार जो है ग्रहण किया था। देखिए, वोल्ट्स का तर्क ये था कि परमाणु हथियारों के प्रसार से अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना बढ़ जाती है। तो कई बार इस तरह से भी कोटेशन आ जाती है कि किसका मानना था कि जो परमाणु हथियार, अगर हम परमाणु हथियारों का प्रसार करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आज तक हम यही कहते आ रहे हैं कि जी हथियारों को कंट्रोल करो, इंटरनेशनल पीस को जो स्थापित करो, मतलब हथियारों के बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो रही है। ठीक है, लेकिन केनेथ वोल्ट्स का ये मानना था कि परमाणु हथियारों के प्रसार से अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना जो है या संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये केनेथ वोल्ट्स का मानना था। और पोलैरिटी के बारे में देखिए, पोलैरिटी क्या होती है। देखिए, पोलैरिटी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिस्टम में पावर को गेन करने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पोलैरिटी दो तरह की होती है, एक होता है मल्टीपोलैरिटी सिस्टम और एक होता है बाइपोलैरिटी सिस्टम। अब मल्टीपोलैरिटी में मतलब बहुत सारे देश जो है कहीं ना कहीं पावर को गेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और बाइपोलैरिटी सिस्टम में द्विध्रुवीय व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, इसमें जो है दो देश होते हैं। जैसे मान लीजिए जब द्विध्रुवीय व्यवस्था का इमरजेंस होता है आफ्टर 1945, जब एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं समापन हुआ 1945 के बाद, तो एक द्विध्रुवीय व्यवस्था उभर कर सामने आई। ठीक है, जिसमें
एक तरफ आपका यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, ठीक है। और दुनिया के समस्त देश जो है कहीं ना कहीं दोनों ब्लॉक्स में या दोनों ध्रुवों में जो है बंट रहे थे। ऐसे में हमारे प्यारे भारत ने जो है कहीं ना कहीं एक निरपेक्ष गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाते हुए दोनों ब्लॉक से अपने आप को अलग रखा था, आपको पता ही है, ठीक है। तो बाईपोलरिटी में क्या होता है, बस दुनिया के समस्त देश जो दो ब्लॉक्स में मिलने शुरू हो जाते हैं और दोनों में जो है एक होड़ लग जाती है अपनी पावर को बढ़ाने की, ठीक है। तो ये है बाईपोलरिटी सिस्टम। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस वीडियो का कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या थी, क्योंकि कई बार थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने डेवलप की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसने दी है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये करवाई है आपको। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे हमने पीस थ्योरी की हुई है, ठीक है, उसमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में हमने बात की है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज़ प्लेस्ड अंडर विच थ्योरेटिकल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को जो है किस अप्रोच के अंतर्गत रखा जाता है, या किस तरह की अप्रोच माना जाता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को। तो इसको संस्थानिक उदारतावाद या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म के अंतर्गत इस अप्रोच को रखा जाता है, जिसमें देखिए डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में क्या माना जाता है कि जिन देशों में डेमोक्रेसी है, ठीक है, एक जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उनमें आपस में कोई भी मतभेद या आपस में कोई भी विवाद नहीं होते हैं, ठीक है। अगर विवाद हो भी जाए तो एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से उन विवादों का जो है समाधान होता है, पर युद्ध हो जाए ऐसी कोई नौबत नहीं आती, ठीक है। डेमोक्रेटिक देश वो देश होते हैं, ठीक है, इसमें ये माना जाता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसने दी है, ठीक है। बाकी ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2013 में दिसंबर पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इससे भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेट के एग्ज़ाम में। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।